चलो जी, यहां तक तो हमारी हो गई कहानी। तो बेसिकली हम एक 2 डायमेंशनल मोशन की स्टडी करने वाले हैं फिर से। एक बार तो कर ली स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक बार फिर से स्टडी करने वाले हैं, ठीक। तो 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल ही है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सर्किल ऐसा होता क्या है, सर्किल की डेफिनेशन क्या है, सर्किल है क्या, तो आप क्या बोलोगे मुझे? सर्किल होता क्या है, क्या है सर्किल? तो आप किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अगर आप चलें प्लेन में तो जो मिलेगा वो सर्किल। और अगर मैं प्लेन वाली शर्त हटा दूं तो जो मिलेगा वो स्फेरिकल शेल जैसा कुछ होगा, स्फेरिकल सरफेस होगी। सोचो, अगर आप एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलें तो जो लोकस मिलेगा इन जनरल 3 डायमेंशनल अगर मेरे पास फ्रीडम हो चलने की तो वो स्फेयर होगा या स्फेरिकल शेल होगा। पर अगर 2 डायमेंशनल प्लेन में चले तो ऑब्वियसली सर्किल मिलेगा, है ना। तो ऑब्वियसली सर्किल मिलेगा। तो सर्किल सिंपल है, सब लोग जानते हैं अच्छे से, मैथ से भी हम अच्छे से जानते हैं। तो कोई पार्टिकल अगर प्लेन में चल रहा है और एक फिक्स्ड पॉइंट जो कि सेंटर कहलाएगा से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर है और वो फिक्स्ड डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा, आर कहलाएगा, है ना। और अब पार्टिकल भाई साहब यहाँ चल रहे हैं मजे से, तो ये पार्टिकल की पोजीशन है, पार्टिकल ऐसे चल रहा है। इतना अपन सीख ही गए कि वेलोसिटी हमेशा ही टेंजेंशियल होती है। ये तो हम सीख गए, वेलोसिटी हमेशा ही टेंजेंशियल होती है। क्यों होती है वेलोसिटी टेंजेंशियल हमेशा? क्यों होती है भाई? क्योंकि वेलोसिटी की फंडामेंटल डेफिनेशन है ds/dt, और ds इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है जो हमेशा ही टेंजेंशियल होता है। तो क्या वेलोसिटी की दिशा और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की दिशा हमेशा इसी नीचे। तो टाइम तो स्केलर है, किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो डायरेक्शन थोड़ी बदल जाएगा भाई। अपन ने ds को dt से डिवाइड ही तो किया एक तरह से देखा जाए तो, टाइम तो स्केलर है। हेंस v का डायरेक्शन हमेशा ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। हेंस नॉर्मल वेलोसिटी जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। नॉर्मल वेलोसिटी जैसा कोई शब्द ही नहीं है। वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट टेंजेंशियल है, चाहे मोशन कैसा भी होता हो, चाहे 1D होता हो, चाहे 2D होता हो, चाहे 3D होता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल। तो भाई पार्टिकल यहाँ है और पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी कुछ ऐसे और पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे सर्कल में मजे से चल रहा है अपना, ऐसे चल रहा है, ठीक, ऐसे चल रहा है, ठीक। अच्छा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो फिक्स हो गया, वो तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। स्पीड की अगर बात करें तो ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए कि 2 तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो स्पीड कांस्टेंट रह सकती है या स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकती है। सही बात है भाई, या तो पार्टिकल सर्किल में चले और स्पीड भी कांस्टेंट हो, ऐसा हो सकता है, या पार्टिकल सर्किल में चले और स्पीड कांस्टेंट ना हो, ऐसा हो सकता है। इस बेसिस पर हम सर्कुलर मोशन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं या 2 नाम देते हैं। तुम बताओ नाम, वो दोनों नाम क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहेगा? स्पीड, है ना। तो सर्कुलर मोशन के मैंने इस बेसिस पर 2 टुकड़े कर दिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज नहीं बदलेगी? स्पीड कांस्टेंट रहेगी। डायरेक्शन तो दोनों में बदल रहा है वेलोसिटी का, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरिएबल रहेगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस वेरिएबल हो गए। सिंपल, एकदम समझ में आनी चाहिए, यहाँ तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं बहुत आसान है। सही है भाई। तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या? एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट दूरी बनाते हुए पार्टिकल का चलना इस सर्कुलर मोशन। एक प्लेन में 2 डायमेंशनल प्लेन में चलना इस सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन खुद 2 प्रकार के हो सकते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट हुई तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो ऑब्वियसली इजी होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। इसलिए हमारे सामने बार बार आएगा, है ना। हमारे सिलेबस में जो इजी चीजें हैं वो ज्यादा हैं और जो टफ चीजें हैं वो थोड़ी सी ही हैं। और दूसरे तरह का मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कभी कभी हमारे सामने आएगा, पर हमें दोनों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझना चाहिए। हमको कोई डिस्टिंक्शन दोनों में नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो एक माँ के 2 बेटे जैसे हो गए। हम नहीं प्रेफर करेंगे कि अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरे दिल के करीब है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मेरा सौतेला व्यवहार है, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है जी। 2 आपको इस पर क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे स्टिल। तो स्पीड कांस्टेंट और स्पीड वेरिएबल की कहानी हो गई ये, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं एक बहुत मजेदार बात बताने वाला हूं, उसको बहुत गौर से देखो और समझो, और जिन को समझ में आ जाएगा उनके लिए सर्कुलर मोशन ऐसा हो जाएगा कि बस ओरल कर दोगे आप क्वेश्चन को। जो मैं बात बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से देखना और समझना है, ठीक है। मान लेते हैं कि t बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ कहीं था, लेट अस इमेजिन, और किसी t बराबर t टाइम पर लेट अस इमेजिन पार्टिकल यहाँ कहीं आ गया, ठीक है।
और मान लेते हैं 0 टाइम से लेके t टाइम के बीच पार्टिकल ने जो एंगल काटा, मान लेते हैं थीटा है, कुछ तो काटेगा ही, थीटा काटा, ठीक है, काटा, और पार्टिकल पहुंच गया यहाँ, इस पोजीशन पर पार्टिकल पहुंच गया, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आती बात है। मान लेते हैं मेरा ऑब्जर्वर बैठा है सेंटर पर और ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्जर्वर एक सेट ऑफ एक्सेस चुनता है एनालिसिस करने के लिए। तो लेट अस इमेजिन ऑब्जर्वर एक्स एक्सेस ले लेता है इस दिशा में और वाई एक्सेस ले लेता है इस दिशा में। तो क्या आप किसी टी समय पर उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं? क्या होगा बोलो फटाफट से, क्या उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर किसी टी टाइम पर आप लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप, सिंपल। और क्या होगा? यही होगा भाई। आर तो मैग्नीट्यूड है, वो तो कांस्टेंट ही है हमेशा ही, है ना। तो पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिखूं तो वो होगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। बिल्कुल सही बात है, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, एकदम परफेक्ट है, सही है। तो आपने किसी भी टी टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखा। अब उस टी टाइम पर एंगल थीटा क्या है वो आप मुझे बता दो तो मैं खटाक से पोजीशन वेक्टर बता दूंगा, उसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि आप इसी टी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी भी लिखना चाहते हैं, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे करे हैं, पोजीशन वेक्टर दे दिया, वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, तो आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे भाई। तो आप इसको ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करोगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी वेक्टर v जो कि dr/dt है, क्या हो जाएगा बोलो? माइनस का r साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, टाइम में डिफरेंशिएट हो रहा है, किस में हो रहा है? टाइम में, सही है। तो माइनस का r साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप, माइनस का r साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी आई कैप। किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए इसमें। आई कैप एक कांस्टेंट वेक्टर है, इसलिए आई कैप डिफरेंशिएट नहीं हुआ, नंबर जैसा हो गया, कांस्टेंट है। आई कैप थोड़ी बदल रहा है, एक्सेस थोड़ी बदल रही है, पार्टिकल घूम रहा है सर्कल पर, एक्सेस थोड़ी बदल रही है, एक्सेस फिक्स कर रखी है, मतलब सही है, करेक्ट है। तो आर फिक्स था, स्मॉल आर नहीं बदल रहा था और आई कैप भी नहीं बदल रहा था। बदल कौन रहा था? केवल थीटा। हेंस कॉस लगा हुआ था चूंकि, तो पहले कॉस को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन थीटा आया, और फिर थीटा को डिफरेंशिएट किया तो डी थीटा बाई डी टी आया। हेंस माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू आई कैप। यहां तक हमें दिखाई दे जाना चाहिए। और ऐसा ही दूसरे भाई साहब को करेंगे तो वो है प्लस का आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी इंटू जे कैप। बिल्कुल सही बात है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं हम, ये हमको करने में तो मास्टरी हासिल हो चुकी है, ठीक है जी। अब चूंकि आर और डी थीटा बाई डी टी मुझे दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं उन दोनों को कॉमन लेके बाहर निकाल दूं तो मुझे वेलोसिटी v इज इक्वल टू दिखाई देगा आर डी थीटा बाय डी टी इंटू क्या? माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस का कॉस थीटा जे कैप। मुझे वेलोसिटी वेक्टर सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का किसी टी समय पर या किसी समय पर जब वो एंगल थीटा बना रहा है तब जो वेलोसिटी वेक्टर दिखाई देगा वो दिखाई देगा आर डी थीटा बाई डी टी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। एक एक बात आपको एकदम क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए और कुछ भी नहीं किया है मैंने, जो हम जानते हैं उसी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, कुछ भी नयापन नहीं है इसमें, ठीक है, समझ में आता है। इसे डरे नहीं, बहुत आसान है, अभी इसको और छोटा कर देंगे, बहुत ईजी है, समझ लें। चलो जी, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया, पर अपना अभी पेट नहीं भरा है क्योंकि हम जानते हैं काइनेमेटिक्स को अगर एनालिसिस करना है काइनेमेटिक्स के थ्रू तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन वेक्टर और निकाल लें और फिर ठंडे दिमाग से इसका एनालिसिस करें, समझें कि क्या हो रहा है। तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं यार, एक बार पाप कर लिया है, एक बार और कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब की बार जब हम पाप करेंगे तो क्या डी थीटा बाई डी टी खुद भी डिफरेंशिएट हो सकता है और ये जो एक्सप्रेशन है ये भी डिफरेंशिएट हो सकता है। तो क्या अपन इसको यूवी की तरह देख सकते हैं? आर तो कांस्टेंट है, तो डी थीटा बाई डी टी को यू की तरह देखें और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको वी की तरह देखें और यूवी फंक्शन जो जैसे डिफरेंशिएट होता है वैसे डिफरेंशिएट कर दें। तो यूवी फंक्शन डिफरेंशिएट होता है यू डैश वी प्लस वी डैश यू, ऐसे होता है डिफरेंशिएट, है ना। तो इसको भी उसी तरीके से अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, तुम बताओ मुझे, आर तो ऐसे ही था और डी थीटा बाई डी टी को टाइम में डिफरेंशिएट किया, डी टू थीटा बाई डी टी टू, हाँ डी टू थीटा बोलते हैं तो आर इंटू डी टू थीटा बाय डी टी टू, स्क्वायर नहीं बोलते हैं उसको, डी टी टू
इट इज नॉट dt का स्क्वायर, इट इज नॉट dt का स्क्वायर, है ना। dt का स्क्वायर का तो मतलब हो गया dt इंटू dt, इट इज नॉट dt इंटू dt, राइट। तो उसको d2 थीटा अपॉन dt2 ऐसा बोलेंगे। d2 थीटा इज नॉट d थीटा का स्क्वायर, इट इज नॉट, d2 थीटा इज नॉट d थीटा का स्क्वायर, इट्स नॉट, है ना, वो डिफरेंशिएशन फंक्शन है, डिफरेंशिएट किया है, डी थीटा को डिफरेंशिएट किया तो d2 थीटा आएगा, ऐसा, ठीक, समझ में आती है आपको बात। तो भैया r इंटू d2 थीटा बाई dt2, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ऐसे कैसे आ जाएगा, u डैश v लिख रहा हूं, तो u डैश तो कर दिया मैंने, अब v ऐसे कैसे ही v, तो v क्या है, माइनस साइन थीटा आई कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। खेल खत्म हो गया, अभी और भी कुछ बचा है, बचा है, अभी और बचा है, क्या बचा है, प्लस प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करें और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो आर डी थीटा बाई डी टी, तो ऐसे कैसे कॉपी कर लो, अच्छे बच्चे बन के कॉपी कर लिया, और ब्रैकेट वाले भाई साहब को डिफरेंशिएट कर दो, बोलो माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, टाइम में डिफरेंशिएट हो रहा है आई कैप, तो माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप, और ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करो कॉस थीटा जे कैप को, तो माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप, सही है। ठीक है, ये जो अभी अपन ने किया है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कम से कम 15-20 बार आपको अपने हाथ से लिख कर करना चाहिए, हाँ, तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि इन जनरल अगर कोई 2 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछता है जिसमें वो पोजीशन वेक्टर दे देता है फिर आपसे फंडेबाजी करता है, तो आपको कभी आप गलती नहीं करोगे, है ना, आप कंफर्टेबल महसूस करोगे क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ कर लिया, और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं 2D 3D का जिसमें पोजीशन वेक्टर देके वो पूछे तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया, हमको वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, और हमें एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया। 3 चीजें, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिल गई हैं। मैं इन तीनों चीजों को नेक्स्ट स्लाइड पर ले जा रहा हूँ सुंदर सुंदर डायग्राम बना के, सो दैट हम उनका ठंडे दिमाग से एनालिसिस करें। तो ये रहा मेरा सर्कल, ठीक है, और ये रही मेरी एक्स एक्सिस और ये रही मेरी वाई एक्सिस। किसी टी टाइम पर पार्टिकल यहाँ था और किसी टी टाइम पर पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर था आर, ये एक्स एक्सिस एंगल बना रहा था थीटा, और सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का रेडियस है आर। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार फटाफट से आप फिर देख लें सब चीज़ों को। तो पोजीशन, सबसे पहले हमने लिखा पोजीशन वेक्टर, क्या लिखा था वो लिखा था आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्या उसमें से भी आर बाहर ले सकते थे? क्यों नहीं ले सकते थे यार, कौन रोक लेगा हमें। तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, फिर इस भाई साहब को किया डिफरेंशिएट और हमें मिला वेलोसिटी वेक्टर, और वो वेलोसिटी वेक्टर है जो भी हमने डिफरेंशिएट करके लिखा आर डी थीटा बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। यहां तक भी समझ में आती है बात? ठीक है, और फिर हमने इसको भी डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन लिखा, और वो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वो लिखा आर डी टू थीटा बाई डी टी टू, आर डी टू थीटा बाई डी टी टू इंटू क्या, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ कॉस थीटा जे कैप, प्लस क्या भाई, प्लस। अच्छा, क्या ये डी थीटा बाई डी टी दोनों में से कॉमन आ रहा है? इसको बाहर निकाल लें, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं पर नहीं ले रहे। डी थीटा बाई डी टी को बाहर निकाल लेते हैं, और एक डी थीटा बाई डी टी बाहर पहले से इंतजार कर रहा था, तो अब ये क्या हो जाएगा, डी टू थीटा बाई डी टी टू, नहीं, क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। सही बात है ना भाई, एक बाहर डी थीटा बाई डी टी था, एक अंदर से बाहर निकाला, तो गुणा होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। सो आर टाइम्स ऑफ डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, ब्रैकेट के अंदर बचा है माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, माइनस का कॉस थीटा आई कैप
और माइनस का साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक मैजिक करूंगा मैं। बोर्ड पर जितने भी लोग ब्रैकेट में लिखे हैं, जितने भी लोग ब्रैकेट में लिखे हैं, ये और ये, ध्यान से उनको देखो और बताओ उनमें कॉमन बात क्या है। जितने लोग ब्रैकेट में लिखे हैं, ये और ये, इनमें एक कॉमन है बात, इनमें एक कॉमन बात है। वो क्या है? इन सब का मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब ये सब यूनिट वेक्टर हैं। देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या? ये सब यूनिट वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड 1 है भाई। सही बात है, करेक्ट है, सबका मैग्नीट्यूड 1 है और ये सभी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, हेंस पहला एक्सप्रेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है जो मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में सिखाया था कि इस दुनिया में किसी भी वेक्टर को लिखना हो तो उसको लिखने का केवल एक ही तरीका है, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। देखो ध्यान से, सही है और सही भी है भाई। आर जो पोजीशन वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? आर, रेडियस, उसका मैग्नीट्यूड रेडियस है। और cos थीटा ए कैप प्लस साइन थीटा जे कैप क्या है? एक यूनिट। मन में सोचो, अगर एक 1 यूनिट का वेक्टर सोचना, 1 यूनिट का वेक्टर ऐसा, और उसको वेक्टर में लिखो तो क्या लिखोगे आप? 1 cos थीटा ए कैप प्लस 1 साइन थीटा जे कैप, 1 cos थीटा ए कैप प्लस 1 साइन थीटा जे कैप। बोलो सही बात है? सही है भाई, समझ में आती है बात? प्रवीण इधर ध्यान दो बेटा, क्या कर रहे हो? क्या कष्ट है, क्या बातें हो रही थी आपस में, बताओ जल्दी। खड़े हो जा, ऐसा कैसे हो सकता है? तेरे को यू भी कैसे नहीं पता है? हाँ तो क्या हो गया? अच्छा, 12th में तो छोटा बच्चा है यार। अच्छा जी, बैठ जा, कोई बात नहीं। कितने लोग 12th में यार? अरे बाप रे, इतने छोटे छोटे बच्चे आ चुके हैं हमारे पास। अच्छा जी, जिनको यूवी रूल नहीं पता है उनके लिए, ओनली फॉर देम, है ना भाई? तो मान लेते हैं मुझे डी बाई डी एक्स करना है ना, और दो फंक्शन है। प्रवीण तुम मुझे जवाब दोगे। फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और इसका डी बाई डी एक्स करना है, तो कैसे करोगे आप? कैसे करोगे आप? ऐसे करोगे भाई कि ये पहला फंक्शन है, फंक्शन तो समझ में आता है ना, किसका ये बताओ, ये एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है? एक्स का। और साइन एक्स किसका फंक्शन है? ये भी एक्स का है, ये भी एक्स का ही फंक्शन है। जैसे अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स में y किसका फंक्शन हो गया? x का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये दो फंक्शन है। इनको हम नाम दे रहे हैं u और v, तो इसको नाम दे दिया u और इसको नाम दे दिया v। अब इसको करना है डिफरेंशिएट। तो कैसे होगा? पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2x इंटू साइन एक्स प्लस, अब किसको करेंगे डिफरेंशिएट? साइन एक्स को, जो क्या होगा? कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इसको आसानी से याद रखने के लिए हम ऐसा कह लेते हैं, u v का डैश, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, इस डैश का मतलब है डेरिवेटिव, इज इक्वल टू u डैश v प्लस v डैश u। बस एक लाइन में याद हो जाएगा। u v का डेरिवेटिव इज u डैश v प्लस v डैश u। बात समझ में आती है? ऐसा ही एक और भी फंक्शन होता है u बाई v। तो u बाई v को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, दो फंक्शन है u और v, और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा? u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। ये बार बार यूज होंगे भाई, तो नहीं पता है तो इनको समझ लो अच्छे से और इनको देख लो, है ना, ये बार बार इनका इस्तेमाल होगा। ये तो एटलीस्ट इतना तो बेसिक बातें हैं, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मान ले रहा हूँ कि 10 इनपुट से आपका काम चल गया है। हाँ जी, तो हम अपनी जगह पर वापस आ जाएं। तो मैंने आपको ये बताया कि ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, और ये यूनिट वेक्टर किस दिशा में है? किसका यूनिट वेक्टर है? आर का। तो किस दिशा में है? वेक्टर आर की दिशा में है। और वेक्टर आर का जो डायरेक्शन है, वेक्टर आर का जो डायरेक्शन है, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल सोचूं अपने मन में, तो क्या टेंजेंट जो होगा वो तो ऐसा होगा, ये होगा टेंजेंट, और नॉर्मल कैसा होगा? नॉर्मल होगा ऐसा, ये डायरेक्शन होगा नॉर्मल का। तो क्या आर वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन में है, इसलिए आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी नॉर्मल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बना।
आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बना, नॉर्मल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, सही है। और नॉर्मल डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को अब हम इज्जत देने के लिए एक नाम दे रहे हैं ई आर कैप। ई आर कैप का मतलब हो गया रेडियल डायरेक्शन या नॉर्मल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। कैप लगाते ही क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, करेक्ट है। तो रेडियल डायरेक्शन या नॉर्मल डायरेक्शन, ई आर कैप लिख लो या ई एन कैप लिख लो, एक ही बात है। रेडियल और नॉर्मल डायरेक्शन सेम होते हैं, रेडियल दिशा और नॉर्मल दिशा सेम है, सही है। तो क्या जो ऊपर लिखा हुआ था, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं अब, आर ई आर कैप, सही है, आर ई आर कैप। ई आर कैप का क्या मतलब हो गया भैया, ई आर कैप का मतलब हो गया रेडियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, है ना। तो ई आर कैप या ई एन कैप का मतलब हो गया रेडियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, जो कि है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए हमें। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल लग नहीं रहा है, नॉर्मल एक डायरेक्शन होता है, जैसे एक्स और वाई डायरेक्शन होते हैं ऐसे ही। तो आप जहां भी हैं, किसी भी ट्रैक पर हैं, कहीं भी हैं, आप वहां से खींचे पहले टेंजेंशियल डायरेक्शन, और उस टेंजेंशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं मैं तो किसी ऐसे गंदे संदे ट्रैक पर चल रहा हूं, है ना, करेक्ट है, और मुझे मान लेते हैं इस पॉइंट पर नॉर्मल समझना है, नॉर्मल क्या होगा, तो क्या करूं मैं, सबसे पहले खींचूं मैं टेंजेंट, ऐसे खींचा, और फिर उस टेंजेंट से परपेंडिकुलर खींच दूं, क्या ये नॉर्मल का डायरेक्शन हो जाएगा। दैट इज द ओनली वे टू फाइंड आउट नॉर्मल, है ना, ठीक है भाई। तो आर वेक्टर जो है उसको अपन आर ई आर कैप लिख सकते हैं। इन चीजों से, इन नामों से, इन सिंबल से घबराना नहीं है ना, इनसे कोई घबराने की बात नहीं, तो बस नाम दिया हुआ है बस, और कोई मतलब थोड़ी है इसका, है ना, बस नाम दिया हुआ है सो दैट इजी हो जाए याद करने में, और इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक। तो ई आर कैप का मतलब हो गया रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ई एन कैप का मतलब हो गया नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और ये दोनों हमेशा ही बराबर होते हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं। यहां तक हमें समझ में आ गई बात, अच्छा जी। फिर सेकंड वाले एक्सप्रेशन को देखें, यहां भी ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये एक यूनिट वेक्टर है, सही है। अच्छा, अब एक काम करें, आर के यूनिट वेक्टर मतलब आर कैप जो वेक्टर है उसका जो यूनिट वेक्टर है उसको इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, करें जरा मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आ गया, जीरो आ गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ थीटा। इससे क्या प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया कि वेलोसिटी वेक्टर की दिशा हमेशा ही टेंजेंशियल होगी। मैंने इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी कर दिया, डॉट प्रोडक्ट जीरो है, हेंस हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि वेलोसिटी वेक्टर की दिशा, डायरेक्शन हमेशा ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, सही है। और ये जो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप लिखा हुआ है, इसको अब हम टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ईटी कैप एक नाम दे सकते हैं, ईटी कैप। ईटी कैप का मतलब हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ईटी कैप। तो ईटी कैप मतलब हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और ईटी कैप हो गया कितना, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप हो गया ईटी कैप वेक्टर। ईटी कैप इज टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, हेंस v को अब मैं लिखूंगा r इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू ई टी कैप। रेडियल और नॉर्मल दोनों डायरेक्शन ये हुई, टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हुई। रेडियल और नॉर्मल दोनों एक ही चीज है, क्योंकि डॉट, जब मैंने इनका डॉट किया, दोनों का डॉट करो तो जीरो आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये तो रेडियल डायरेक्शन था, नॉर्मल डायरेक्शन था, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर है, और इसके परपेंडिकुलर तो एक ही डायरेक्शन है, टेंजेंशियल, हेंस ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमने बातों बातों में क्या सिद्ध कर दिया है, हमने ये सिद्ध कर दिया है कि वेलोसिटी हमेशा ही टेंजेंशियल होती है, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया हमने कि वेलोसिटी हमेशा ही टेंजेंशियल होती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, अच्छा जी। अब एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और इसको देखते हैं। तो एक्सेलरेशन ए आर डी टू थीटा बाई डी टी टू इंटू माइनस साइन थीटा ए कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये जो भाई साहब है ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, कौन सा वाला, ई टी कैप, है ना, ये ई टी कैप वाला है। ये जो यूनिट वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है ई टी कैप, देखो ध्यान से, सही है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है आर डी टू थीटा बाई डी टी टू,
ये जो लिखा हुआ है ये वो एक्सेलरेशन है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते थे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहां से लेके यहां तक एक्चुअली जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल वाला हिस्सा, 80 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है r इंटू डी टू थीटा बाई डी टी टू, और जिसका डायरेक्शन क्या है ई टी कैप। सही है? क्या हम बात को समझ पा रहे हैं? समझ रहे हो? तो एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल वाला हिस्सा है, जो क्या चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है, स्पीड बदलने के लिए जिम्मेदार है, वो ये हिस्सा है। ठीक ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। तो r डी थीटा बाई डी टी का पावर 2 और माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ये क्या है? ये ई आर कैप वेक्टर का उल्टा है। ये ई आर कैप वेक्टर का उल्टा है। तो ई आर कैप रेडियल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर तो बाहर की तरफ था, ऐसे यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ था, तो माइनस ई आर कैप वेक्टर किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। बोलो माइनस ई आर कैप वेक्टर जो है ये है माइनस ई आर कैप वेक्टर, माइनस ई आर कैप वेक्टर ये किधर है? ये टुवर्ड्स द सेंटर है। समझ लो क्या मेरी बात? ये टुवर्ड्स द सेंटर है। हेंस ये जो भाई साहब हैं ये है माइनस ई आर कैप वेक्टर। तो ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन हुआ? ये रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन हुआ। ये रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन हुआ। चूंकि इसकी दिशा हमेशा सेंटर की तरफ होगी, इसी को हम एक नाम और भी दे देंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा ही टुवर्ड्स सेंटर होगा। तो इसको हम नाम दे देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हेंस नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये है। सही है? इसी को आप बोल सकते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसी को आप बोल सकते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, और इसी को आप बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सही है? ये काफी टफ चीज है, इजी नहीं है, काफी मुश्किल है, और ये आपको तब तक नहीं बैठेगा आपके दिमाग में जब तक आप खुद 2-4 बार अपने हाथ से इसको नहीं करेंगे, तब तक ये आपके दिमाग में ठीक से नहीं बैठेगा, है ना? आप HCV भी खोल के देखेंगे तो वो भी इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, इसीलिए मैंने यही सिंबल्स लिए हैं, है ना? सो दैट आप HCV भी देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, अच्छा हाँ उसमें ऐसा है। पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं पूरी मैकेनिक्स का हार्ट है, इसलिए मैंने आपको काइनेमेटिक्स शुरू ही यहीं से किया था, सो दैट हम इतनी बार इस पर बात कर लें, इतनी बार हमारे बात हो जाए नॉर्मल टेंजेंशियल, ये हमारे खून में समा जाए, है ना? फिर हमसे कोई क्वेश्चन इधर उधर जाएगा नहीं। तो मैं अभी भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में आया है मैं नहीं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है? आई हैव वेल एंड गुड है, पर मैं ऐसी कोई गलतफहमी और उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल ये मान रहा हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बस, ठीक है? जितना आ जाए उतना अच्छा है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी नहीं आया है, ठीक है? ठीक है जी। तो हमने इतनी चर्चा कर ली, हमने इतना समझ लिया कि कोई पार्टिकल अगर सर्कल पर चल रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर, उसका वेलोसिटी वेक्टर और उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या क्या होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर के 2 कंपोनेंट हैं, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक नॉर्मल डायरेक्शन में। चूंकि टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, हेंस ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। और ये हम अच्छे से पहले से ही जानते हैं कि टेंजेंशियल वाले जो भाई साहब हैं ये स्पीड बदलते हैं, और जो ये वाले भाई साहब हैं ये डायरेक्शन बदलते हैं, है ना? ये डायरेक्शन बदलते हैं, ये स्पीड बदलते हैं। हेंस अगर टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों तरह के एक्सेलरेशन प्रेजेंट हैं तो सर्कुलर मोशन कौन सी कैटेगरी का होगा? यूसीएम या एनयूसीएम? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये स्पीड बदलेगा और वो डायरेक्शन बदलेगा। समझ गए? करेक्ट है? समझ गए? अच्छा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर होता है तो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा? दैट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सेलरेशन केवल नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों तरह के एक्सेलरेशन होंगे, टेंजेंशियल भी होगा, नॉर्मल भी होगा। सिंपल सी बात है ना? हेंस अभी हमने पीछे इन दोनों में अंतर समझे थे, एक एक अंतर लिखा था कि भैया स्पीड कांस्टेंट है और स्पीड वेरिएबल है। इसी का आफ्टर इफेक्ट है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?
या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टोटल एक्सेलरेशन है वो टोटल एक्सेलरेशन नॉर्मल होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, एक ही बात है वो। जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, सही है। नॉर्मल एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है किसी भी कर्वीलीनियर मोशन में, नहीं तो कर्वीलीनियर कैसे होगा? डायरेक्शन कैसे बदलेगी यार अगर तुमने नॉर्मली जीरो कर दिया तो नॉर्मल जीरो तो केवल स्ट्रेट लाइन मोशन में ही होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन जीरो तो केवल वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन में ही होता है। उसको छोड़ के जितने भी कर्वीलीनियर मोशन होंगे, चाहे प्रोजेक्टाइल हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे कोई भी हो, नॉर्मल तो जीरो हो ही नहीं सकता यार कभी भी, सही है। हेंस दो ही तरह के कर्वीलीनियर मोशन के केवल दो ही केस हो सकते हैं, टेंजेंशियल जीरो, टेंजेंशियल नॉन जीरो, बस खत्म बात। क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा ही नॉन जीरो होगा, है ना। हेंस कोई भी इन जनरल कर्वीलीनियर मोशन है, अगर उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा। कोई भी, जरूरी नहीं कि सर्कुलर, कोई भी कैसा भी, अगर मान लेते हैं ऐसा मैं कहता हूं कि कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है और उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो आप क्या कंक्लूड करोगे? आप क्या कंक्लूड करोगे कि उसकी स्पीड हर जगह पर एक जैसी होगी। स्पीड हर जगह पर एक जैसी होगी, स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड, उसकी स्पीड हर जगह पर एक जैसी होगी। हो सकता है ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं कार को कांस्टेंट स्पीड से चला सकता हूं, क्यों नहीं चला सकता? बिल्कुल चला सकता हूं। आप बाइक को कांस्टेंट स्पीड से चला सकते हो, सड़क टेढ़ी मेढ़ी हो रही है पर आप अकॉर्डिंगली एक्सेलरेटर को आगे पीछे खिसका के कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहे हो, बिल्कुल हो सकता है ना। हेंस कोई भी कर्वीलीनियर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो एक केस हो सकता है और दूसरा केस हो सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो, बस। तीसरा इसके अलावा कोई केस ही नहीं है ना, ऐसा। तो यहां तक हमें समझ में आ गया, उम्मीद कर रहा हूं, है ना, हल्का हल्का में फील भी आ गया है। अच्छा जी, चलिए जी, अब हम इस एनालिसिस को तो यहीं छोड़ते हैं। ये टू डायमेंशनल एनालिसिस थी जिसमें मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इस्तेमाल किया था। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट लिखे, एक तरह से देखा जाए तो उन कोऑर्डिनेट से ही मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया और उसी को डिफरेंशिएट किया। ठीक, समझ में आती है यहां तक बात? अच्छा, अब एक मजेदार चीज देखना, इस एक्सरसाइज को करते समय हमने इस बात का कोई फायदा नहीं उठाया कि पार्टिकल सर्कल पर चल रहा था। हमने अभी जो एनालिसिस की है ये एक जनरल कर्वीलीनियर मोशन की एनालिसिस है। हमारा सर्कुलर मोशन जनरल कर्वीलीनियर मोशन नहीं है, एक पर्टिकुलर मोशन है जिसमें पार्टिकल एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रहा है। हमने इसका कोई फायदा अब तक नहीं उठाया है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमने इसका अब तक कोई फायदा नहीं उठाया है। हेंस अगर मैं इस बात का फायदा उठाना चाहूं कि पार्टिकल सर्कल पर चल रहा है, दैट मींस अब जो मैं एनालिसिस करने वाला हूं वो स्पेसिफिकली सर्कुलर मोशन के लिए ही लागू होगी। अभी तो जो मैंने तरीका बताया वो आपको बार बार बताया, ये जनरल मेथड है, जनरल मेथड है, जनरल मेथड है, बार बार बोल रहा हूं, जनरल मेथड है। पोजीशन वेक्टर देके डिफरेंशिएट करना जनरल मेथड है। इसमें हमने कहीं भी इस बात का इस्तेमाल नहीं किया कि पार्टिकल का सेंटर से दूरी कांस्टेंट है एज सच। ठीक है, अब मैं अगर उसका इस्तेमाल करूं तो मैं फिर एक जादू करूंगा और सर्कुलर मोशन जो एक्चुअली टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, मैं उसको वन डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दूंगा। वो समझना कैसे होगा, वो बड़ा मजेदार है। सर्कुलर मोशन जो एक्चुअली टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, मैं उसको वन डायमेंशनल में कर दूंगा। कैसे, देखना। अगर मुझे पहले से पता है कि पार्टिकल कितने रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, 5 मीटर के रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, मुझे पहले से पता है। ठीक है, अब मैं आपको पार्टिकल की लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए केवल एंगल एकमात्र पैरामीटर है। अगर मैं आपको एंगल बता दूं तो क्या पार्टिकल की पोजीशन स्पेसिफाई हो जाएगी? सोच के देखो, मैं आपको कह दूं एंगल 0, एंगल 30, एंगल 45, एंगल 60, एंगल 90, क्या आप पार्टिकल को ट्रेस कर पा रहे हैं? बिल्कुल ट्रेस कर पा रहे हैं। हेंस क्या एंगल एकमात्र वेरिएबल है जिसके पता होने पर हम पार्टिकल को ट्रेस कर लेंगे। रेडियस तो कांस्टेंट मुझे पहले से ही पता है, ये मुझे पहले से मालूम है कि पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, तब की बात कर रहा हूं। अगर ये आपको पहले से पता है कि पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है तो क्या एक ही वेरिएबल रह जा रहा है जिसकी मदद से हम पार्टिकल को देख पाएंगे और वो वेरिएबल है एंगल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया है इसको सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, अच्छा, और भी तरह के सिस्टम्स होते हैं, जैसे शायद तुमने जरूर सुना होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये भी एक तरह का सिस्टम है। सिस्टम से क्या मतलब है? सिस्टम से मतलब है ऐसी कोई चीज जिससे मुझे पार्टिकल की लोकेशन मिल जाए, खत्म बात। जैसे हम ग्लोब पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से पोजीशन निकाल लेते हैं किसी भी लोकेशन की या किसी भी जगह की, ऐसा कुछ भी जिससे मुझे पार्टिकल की लोकेशन मिल जाए, दैट इज अ सिस्टम।
है ना। अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से इसको सॉल्व किया है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इट इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। पर वहीं अगर मैं इस सर्कुलर मोशन को दोबारा देखूं और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से देखने की कोशिश करूं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, और एक तीसरा वेरिएबल और होता है एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस, जो इस केस में आएगा नहीं क्योंकि वो तो 90 है। ठीक है, तो वैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन देख लो तो उससे फायदा जो होगा वो ये होगा कि सर्कुलर मोशन बेइंतहा आसान हो जाएगा, और अभी पीछे जो गंदे गंदे एक्सप्रेशन आ रहे थे वो बहुत इजी लगेंगे देखने में। हेंस सर्कुलर मोशन को अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें, सर्कुलर मोशन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें तो इट विल बिकम एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। अगर मैं सर्कुलर मोशन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखूं तो इट विल बिकम एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि एक ही वेरिएबल को स्पेसिफाई कर देने से पोजीशन स्पेसिफाई हो जाएगी। जैसे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल यहां है तो पार्टिकल की पोजीशन है r कॉमा थीटा, जैसे x कॉमा y होते थे वैसे ही r कॉमा थीटा। थीटा ये एंगल है एक रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस लाइन है, इससे एंगल है थीटा, और r ये है, r कांस्टेंट है, सब जगह सेम है। तो क्या एक ही तो वेरिएबल रह गया थीटा, सही है, एक ही तो वेरिएबल रह गया भाई थीटा, और थीटा बताने से पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाएगी। सोच के देखो, सही बात है, सही है, एक ही वेरिएबल रह गया थीटा, और थीटा को बता दूं अगर मैं तो पार्टिकल की पोजीशन आप ट्रेस कर लोगे। तो बस एक ही वेरिएबल की तो चिंता करनी है, फिर एक ही वेरिएबल की तो चिंता करनी है थीटा की। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। हेंस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये r तो कांस्टेंट जैसा दिखाई देगा और ये थीटा वेरिएबल जैसा दिखाई देगा। हेंस नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए? केवल एक। एक्चुअल डेफिनेशन जो 1D 2D 3D मोशन की होती है वो होती है कितने मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहिए आपको उस मोशन को समझने के लिए, कितने मिनिमम कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसको समझने के लिए, है ना। अगर एक कोऑर्डिनेट चाहिए तो मोशन 1D होता है, दो चाहिए तो 2D होता है, और तीनों चाहिए तो 3D होता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लेट अस इमेजिन वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल मोशन। हेंस केवल थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सर्कुलर मोशन इज वन डायमेंशनल, इज एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल, है ना। और बेसिक वेरिएबल आपका जो बनेगा वो बनेगा थीटा, बेसिक वेरिएबल जो बनेगा वो बनेगा थीटा। सही है। अच्छा जी, थीटा जो एंगल है उसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि थीटा एंगल स्केलर क्वांटिटी है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, इसको अब एक्सिस की तरह मत सोचो, जो पहले एक्स और वाई एक्सिस थे वो अब हो गए हैं आर और थीटा, समझ गए। आर पता है तो एक ही तो रह गया थीटा, तो कैसा हो गया ये? वन डायमेंशनल हो गया। ठीक है। हाँ जी, एंगल पर मैं बात कर रहा था, उसको ध्यान से देखें तो एंगल इन जनरल तो स्केलर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो लाइन के बीच का एंगल होता है 60 डिग्री 30 डिग्री, रेडियन में लिखो चाहे किसी में लिखो। पर बहुत छोटा अगर मैं एंगल में चेंज करूं, दैट मींस डी थीटा की अगर मैं बात करूं तो डी थीटा, जिसको अपन एलिमेंटल या इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डी थीटा एक वेक्टर होता है। ये बड़ी मजेदार बात है, और ये मैंने नहीं बनाया है। मेरा मन नहीं चल रहा है कि अच्छा इसको आजा तेरे को वेक्टर बना दूं, आजा तेरे को उसके, मैंने नहीं बनाया है। हमने तो केवल ऑब्जर्व किया है इस दुनिया को, हम बनाने वाले थोड़ी हैं। कोई न्यूटन थोड़ी बनाया F बराबर gm1m2 by r²। न्यूटन ने तो ऑब्जर्व किया है कि ये लॉ नेचर में चल रहा है, या इस लॉ से नेचर चल रहा है। हम बनाने वाले नहीं है इस दुनिया के, है ना। इसलिए हम कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे कि ऐसा क्यों, कैसे दे पाएंगे? ये तो वही दे सकता है जिसने बनाया हो। समझ रहे हो मेरी बात? हम कभी नहीं दे पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब कि ऐसा क्यों, F बराबर gm1m2 by r² ही क्यों, r³ क्यों नहीं? आई डोंट नो। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि gm1m2 by r² काम करता है, इसलिए ट्रू है, सिंपल है। सही है। तो जिसने बनाई है दुनिया ये वो बता सकता है प्रोबेबली, हम तो नहीं बता सकते एटलीस्ट, राइट। और किसने बनाई है दुनिया ये हमें पता भी नहीं है, वो कभी आता भी नहीं है सामने कि नहीं 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 ऐसा था, पहले मैंने r³ किया था, उससे गड़बड़ हो रही थी, फिर मैंने r² कर दिया, ऐसा वो आएगा भी नहीं कभी। तो भैया डी थीटा इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस डी थीटा इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity.
बिकॉज इट फॉलोज वेक्टर लॉ, बिकॉज इट फॉलोज वेक्टर लॉ. d theta, instantaneous angular displacement, is a vector quantity. Theta is a scalar quantity. d theta is a vector quantity. ठीक है. थीटा एंगल इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब बड़ा एंगल स्केलर है और छोटा एंगल वेक्टर है, ऐसा रखें दिमाग में. बड़ा एंगल स्केलर है, छोटा एंगल वेक्टर है. वेक्टर है तो इसकी दिशा भी होगी जरूर, राइट अगर ये वेक्टर है तो ये दिशा भी होगी. ये है तो वेक्टर, पर एक बिल्कुल नई कैटेगरी का वेक्टर है, एक बिल्कुल नई दुनिया है जिनको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स. एक बिल्कुल ही नई कैटेगरी है वेक्टर्स की जिसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स. एक्सियल वेक्टर्स जो होते हैं उनका डायरेक्शन हमेशा ही एक्सिस की दिशा में होता है, इसलिए उनका नाम है एक्सियल वेक्टर्स. सही है. एक्सियल वेक्टर्स की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो हमेशा ही एक्सिस के डायरेक्शन में होता है. ठीक. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये अगर सर्कुलर मोशन का प्लेन है, पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, तो एक्सिस का क्या मतलब हुआ? एक्सिस कौन सी हुई? एक्सिस ये वाली हुई, एक्सिस ये हुई, एक्सिस ये हुई, ऐसे बोर्ड के पीछे भी और बोर्ड के बाहर भी. सही है. तो एक्सियल वेक्टर हमेशा एक्सिस के डायरेक्शन में होगा. तो अभी भी दो डायरेक्शन बचते हैं, या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा. कंफ्यूजन अभी भी बचा हुआ है. आर यू विद मी? अपन ने कह दिया कि चलो एलिमेंटल एंगुलर जो एलिमेंटल एंगल में चेंज है वो वेक्टर है, और वो वेक्टर एक एक्सियल वेक्टर है, उसकी दिशा एक्सिस के अलोंग है. पर इससे अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी दो डायरेक्शंस हो सकते हैं. उनमें से कौन सा को बताने के लिए हमने कन्वेंशन फॉलो कर रखा है, और वो ये कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हुआ है ना, तो बाहर की तरफ होगा. इसको अपन राइट हैंड से भी कर सकते हैं कि अगर ऐसे घूमा पार्टिकल तो अंगूठा जिधर जा रहा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की दिशा होगी. तो अगर पार्टिकल का मोशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है ऐसे, इसका वेलोसिटी वेक्टर अगर ऐसे है और ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है, तो अगले ही dt टाइम बाद जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो किधर होगा? वो बाहर की तरफ होगा. Are you with me? If sense of circular motion is anti-clockwise, then d theta vector will point out. और उल्टा भी ट्रू है, if it is clockwise, it will point inside. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? For anti-clockwise motion, d theta vector is perpendicular and outward. Perpendicular and outward. d theta vector is perpendicular and outward. Or for clockwise it is perpendicular and inward. For clockwise motion, d theta is perpendicular and inward. For clockwise motion, d theta is perpendicular and inward. ये कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन है, कन्वेंशन से है. कन्वेंशन मतलब जैसे हम सड़क पर लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, ये कन्वेंशन है ना. ये सुविधा के लिए बनाया गया रूल है, ये कोई मॉडल भगवान ने नहीं दिया ये रूल, ये हमने बनाया है, सुविधा के लिए बनाया है. सही बात है. जैसे इंडिया में स्टीयरिंग राइट हैंड साइड में होता है, कुछ कंट्रीज में लेफ्ट हैंड, यूरोपियन कंट्रीज में लेफ्ट हैंड साइड में होता है, वो उनका कन्वेंशन है, हमारा कन्वेंशन है. ये कन्वेंशनल रूल्स होते हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं होता. जैसे क्रिकेट के रूल्स कन्वेंशनल रूल्स हैं. अभी एक ओवर में 6 गेंद क्यों होती है, 7 क्यों नहीं होती, 5 क्यों नहीं होती? हो सकती थी अगर जब डिफाइन किया था ओवर को, तब अगर 5 डिफाइन कर देते तो आज हम पढ़ रहे होते एक ओवर में 5 गेंद है. कन्वेंशनल रूल है. इसको बदल देने से कुछ नहीं बदलता है. किसी को नहीं पता है अर्थ के बाहर कि हम क्रिकेट खेलते हैं. किसी को नहीं पता है कि क्रिकेट जैसा भी कोई चीज होती है. पता है क्या किसी को? किसी को भी नहीं पता होगा. सही बात है. और उसके ये नियम होते हैं, और उन नियमों में बचपन में जब खेलते थे और मान लेते हैं कि आउट हो गया और वो कह रहे नहीं हो गया, तो लड़ाई झगड़ा भी होता था, मारपिटाई हो जाती थी. ये किसी को नहीं पता है, केवल हम ही को पता है. हमको ही लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आउट हुआ नहीं और ये आउट बोल रहा है, अब मैं इसका सर ही तोड़ दूंगा. ये मुझे को लग रहा है. इट्स अ लोकल इफेक्ट, इट्स अ लोकल फेनोमेना. और ये रूल लोकल रूल है, राइट. दोनों तरह के रूल हैं इस दुनिया में. लोकल रूल्स भी हैं और एब्सोल्यूट रूल्स भी हैं, यूनिवर्सल रूल्स भी हैं. स्टीफन्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है, नहीं?
स्टीफन्स लॉ एक आइडियल गैस लॉ, एक यूनिवर्सल लॉ हो गई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हिंदुस्तान में नापो चाहे कहीं नापो, चाहे किसी दूसरे देश में चले जाओ, जब तक आइडियल गैस की बात हो रही है काम करेगी, एफ बराबर एम काम करेगा। ये लोकल रूल्स नहीं है ना, ये एक तरह के यूनिवर्सल रूल्स है। अच्छा जी तो ये एक लोकल रूल है, कन्वेंशनल रूल है, जिसको हम सब पालन कर रहे हैं, जिसका सो दैट हम आपस में एक दूसरे का सर ना फोड़े। तुम डी थीटा को बाहर ले लो, मैं अंदर ले लूं, फिर हम मिल गए अगर आपस में, तो हो गया खून खच्चर, क्योंकि दोनों सच बोल रहे हैं, कौन मानेगा हार, है ना अच्छा जी, एक चीज और समझते हैं, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, ये दोनों डायरेक्शंस बार बार हमारे सामने आएंगे, खासकर मैग्नेटिज्म वगैरह में भी हमारे सामने आएंगे बार बार, तो इनको भी कोई सिंबल दे देते हैं। अब मन में सोचो, वेक्टर एक तीर जैसा होता है, एक एरो जैसा होता है, हमने वेक्टर चैप्टर में सीखा है ना। अब कोई वेक्टर अगर मान लेते हैं बोर्ड से बाहर की तरफ निकला हुआ है, एक एरो है, मान लेते हैं मैंने धनुष ऐसे तान लिया, तो ऐसे एरो आपकी तरफ है, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको केवल उसका टिप दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? आपको टिप दिखाई देगा। हेंस अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है एंड आउटवर्ड है, तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या दिखा दिया मैंने सिंबल से? एक तना हुआ तीर जो आपकी तरफ छूटने वाला है, मतलब ये वेक्टर है जो बाहर निकलने वाला है। और ऐसे ही अगर कोई परपेंडिकुलर और इनवर्ड है, एक तीर है जो इसमें धंस गया है, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको उसको पीछे का हिस्सा दिखाई देगा, जो फेदर वाला हिस्सा होता है, उसको अपन क्रॉस सिंबल से, ठीक है। पूरी फिजिक्स में कहीं भी आपको परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड दिशा दिखाने की जरूरत हो तो वो डॉट से दिखेगी, और परपेंडिकुलर और इनवर्ड दिशा दिखाने की जरूरत हो तो वो क्रॉस के सिंबल से दिखेगी। ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म में तो करेंगे, कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए जी तो डी थीटा हो गया हमारा वेक्टर, जिसका डायरेक्शन मैंने आपको कन्वेंशन से बता दिया, समझा दिया, ठीक। अच्छा जी, अब जैसे जैसे पार्टिकल घूमेगा, थीटा समय के साथ बदलेगा, बदलेगा कि नहीं? थीटा टाइम के साथ बदलेगा, और अगर थीटा टाइम के साथ बदलेगा तो थीटा को टाइम में डिफरेंशिएट भी कर सकता हूं, और उससे एक नई चीज बना सकता हूं। वो बना ली मैंने, उसको नाम दे दिया ओमेगा, और ओमेगा का नाम है, तुम बताओ, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो ओमेगा को नाम दे दिया मैंने एंगुलर वेलोसिटी। तो डी थीटा बाई डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहां यूनिट जो चलेंगे वो चलेंगे, एंगल के जो यूनिट चलेंगे वो चलेंगे रेडियंस। हेंस डी थीटा भाई साहब का जो यूनिट होगा वो हमेशा ही रेडियंस होगा, ध्यान रखना है। तो डी थीटा बाई डी टी का यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड, है ना। ऐसा ही यूनिट क्या बनेगा इसका? रेडियन पर सेकेंड, ऐसा ही यूनिट रेडियन पर सेकेंड बनेगा ओमेगा का। ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और उसका यूनिट होगा डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और उसका यूनिट होगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ओमेगा की वैल्यू रेडियन पर सेकंड में ना देके किसी और तरीके से भी कह सकता है, जैसे आरपीएम, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, एक बहुत कॉमन तरीका है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन कहता है कि कोई पार्टिकल घूम रहा है और 2 आरपीएम मतलब 2 रिवॉल्यूशन पर मिनट कर रहा है, ठीक है। तो हमको अपने रेडियन पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे बताओ? अगर 2 रिवॉल्यूशन पर मिनट कर रहा है तो रेडियन पर सेकंड में ओमेगा की क्या वैल्यू होगी? 2 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई, 2 रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया 2 इंटू 2 पाई। तो 2 इंटू 2 पाई तो इसने एंगल काटा, 2 इंटू 2 पाई तो एंगल काटा, और पर मिनट, और उस मिनट को बदलूंगा मैं सेकेंड्स में, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। समझ लो इसको अच्छे से। क्या नेगेटिव हुआ? ये तो मतलब इसका केवल सेंस होगा, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा या क्लॉकवाइज सेंस में होगा। वो जो नेगेटिव एंगल होता था वो यहां नहीं चलेगा, क्योंकि ये एलिमेंटल एंगल है, ये एंगल नहीं है। ये एक अच्छी चीज पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सब जब हम एंगल पढ़ते हैं तो हम एंगल को पॉजिटिव नेगेटिव लेते ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस रेफरेंस लाइन से ऊपर खींचा तो कैसा एंगल हुआ? पॉजिटिव, और इस रेफरेंस लाइन से नीचे खींचा तो ये कैसा एंगल हुआ? नेगेटिव। ये एंगल की बात है जो स्केलर है, ये डी थीटा की बात नहीं है। ये किसकी बात है? एंगल की, जो स्केलर क्वांटिटी है। सही बात है, करेक्ट है। डी थीटा की जब बात होगी तो ऑब्वियसली डी थीटा का मतलब है पार्टिकल ने मूव किया होगा, तभी तो जैसे डीएस जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है कब होगा? जब पार्टिकल चलेगा। ऐसे ही डी थीटा
इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब पार्टिकल चलेगा। और अगर पार्टिकल चलेगा, मान लेते हैं यहां से चलता है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऐसे चलेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, या वो ऐसे चलेगा मतलब क्लॉकवाइज सेंस में। सही है, करेक्ट है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चला तो डी थीटा वेक्टर बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये ऐसे चला तो डी थीटा वेक्टर अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, मैग्नीट्यूड अभी भी पॉजिटिव रहेगा। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा ना वेक्टर का हमेशा। समझ रहे हो क्या? समझ गए? तो वो डायरेक्शन में आ जाएगी बात, मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो वो ये ऐसे चले चाहे ऐसे चले, दोनों केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है और पॉजिटिव है। ठीक है? हाँ, इस रेफरेंस लाइन से आप ऐसा जरूर कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव में चला तो वो क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं, और पॉजिटिव एंगल में चला तो एंटी क्लॉकवाइज चला, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा जी, यहाँ तो ओके है, समझ में आ रही है आपको बात? तो ओमेगा की छोटी मोटी कभी कभी इस तरह के यूनिट्स वगैरह की परेशानियां हो जाती हैं, उसको हमको ध्यान से देखने की आवश्यकता है और जरूरत है। ठीक, अच्छा जी। ना ओमेगा इज लाइक डी थीटा बाई डी टी एंड इट इज लाइक एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को भी बदलने वाली एंटिटी, दैट मीन्स ओमेगा को भी हम टाइम पर डिफरेंशिएट कर दें तो हमें एक और चीज मिल जाएगी जिसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसका सिंबल है अल्फा। तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि है डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि है डी ओमेगा बाय डी टी। काइनेमेटिक्स की बात, तीन चीजें पता हो तो पूरी हो जाती हैं। कौन कौन? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मिल गया? इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मिल गई? क्या आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया? हेंस ये तीन चीजों को डिफाइन कर दूं तो फिर मैं सर्कुलर काइनेमेटिक्स की सारी कहानी को इन तीन के टर्म्स में ला सकता हूं। ठीक, यहां तक समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा। ओमेगा के डायरेक्शन पर मैंने बात नहीं करी, उसको और समझना है। ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा ही डी थीटा के डायरेक्शन में होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा ही इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट डीएस के डायरेक्शन में होता है। ठीक वैसे ही क्या ओमेगा का डायरेक्शन डी थीटा के डायरेक्शन में होगा? बोलो। इसका मतलब है, और डी थीटा का डायरेक्शन का तो कन्वेंशन है ऊपर, तो क्या इसका मतलब है ओमेगा भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करेगा? सही है, सही है। आपके सर के ऊपर जो पंखा चल रहा है ना भाई, मान लेते हैं वो क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा बताओ? आप नीचे से देख रहे हैं और पंखा क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा? आपकी तरफ या ऊपर? ऊपर। क्लॉकवाइज घूम रहा है पंखा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैं यहां से देखता हूं, मुझे पंखा क्लॉकवाइज घूमता दिखता है, ठीक है जी, तो कैसे होगा? ऊपर। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कैसे होगा? बाहर। सही है, सही है, सही है। इधर देखो, इधर देखो, अरे तुम पंखे को मत देखो ना, जो मैं कह रहा हूं उसको समझो। मान लेते हैं कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तुम्हें कैसा चलता हुआ दिख रहा है पार्टिकल? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ? आउटवर्ड, है ना। तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा वो ऐसा होगा। सही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, सही है। और एक और सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल और वो ऐसे चल रहा है, ये कैसा चल रहा है? ये क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कैसा होगा? अंदर की तरफ। कोई कष्ट नहीं, सही है, करेक्ट है। तो पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, सही है। और क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है, ठीक है जी, समझ में आ गई यहां तक बात हमें? तो क्या हमें डी थीटा वेक्टर का डायरेक्शन समझ में आ गया है? बोलो, क्या है डी थीटा वेक्टर का डायरेक्शन? कैसे पता चलता है डी थीटा का डायरेक्शन? कैसे पता चलता है? पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, दैट मीन्स अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो डी थीटा वेक्टर आउटवर्ड होगा। अच्छा, क्या हमें ओमेगा का भी डायरेक्शन क्लियर हो गया? क्या ओमेगा और डी थीटा का डायरेक्शन एक जैसा ही है? दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, है ना। तो दोनों ही डी थीटा और ओमेगा, दोनों ही डी थीटा और ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज अगर मोशन होता है तो कैसे पॉइंट करेंगे? आउटवर्ड। और अगर क्लॉकवाइज मोशन होता है तो कैसे पॉइंट करेंगे? इनवर्ड। ठीक, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं अल्फा पर। अल्फा, तो अल्फा भी, अच्छा ओमेगा भी एक्सियल वेक्टर है, डी थीटा भी एक्सियल वेक्टर है और अल्फा भी एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, अल्फा का जो डायरेक्शन है, अल्फा भी एक्सियल वेक्टर है, हेंस अल्फा के डायरेक्शन की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, दो ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब इमेजिन करो कि कोई बॉडी, कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा था और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर है वो अगर बाहर की तरफ आ गया और इसका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर भी बाहर की तरफ था और अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर भी बाहर की तरफ आ गया तो इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हमारे वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो जाए अगर, तो क्या होता था, तो स्पीड बढ़ती थी। सही है, हेंस अगर ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है तो इसका ओमेगा ऑब्वियसली बाहर की तरफ है। अल्फा भी अगर बाहर की तरफ हो गया तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का केस होगा और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी। वहीं अगर अल्फा अंदर की तरफ आ गया तो ये एंगुलर डी एक्सेलरेशन का केस होगा और अब इसका ओमेगा घटते जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। तो जैसे वन डायमेंशनल मोशन के ये दो एग्जांपल हमको अच्छे से पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होता है और सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही यहां भी है, अल्फा और ओमेगा अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी समय के साथ और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो ओमेगा की वैल्यू घटेगी समय के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फैन बंद था, मैंने स्विच को ऑन किया, फैन ने घूमना शुरू किया, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमना शुरू किया, इसका ओमेगा बढ़ेगा, बढ़ रहा है कि नहीं, ओमेगा बढ़ेगा, तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन जो इसके मशीन ने पैदा किया होगा क्या वो ओमेगा के डायरेक्शन में, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, दैट मींस नीचे की तरफ होगा। सही है, करेक्ट है। फिर मान लेते हैं लाइट चली गई, जैसे अभी चली गई थी, तो ये फैन जो घूम रहा था अब ये धीरे 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 इसकी स्पीड डाउन होकर रुक जाएगा। इसका मतलब जो एयर फ्रिक्शन वगैरह वगैरह है उसकी वजह से जो अब अल्फा पैदा हो रहा है ये अब ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सही बात है, करेक्ट है। जब हम गाड़ी में हैं और मान लेते हैं एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी का इंजन जो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करेगा पहिए पर वो उसके ओमेगा को बढ़ाएगा और जब हम ब्रेक लगाएंगे तो उसको घटाएगा। पहिया कैसे घूम रहा है उसके ऊपर निर्भर करेगा। मान लेते हैं पहिया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है तो जब आप एक्सेलरेट करोगे गाड़ी को तो उसका जो इंजन टॉर्क पैदा करेगा उससे जो अल्फा पैदा होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस बाहर की तरफ होगा, सो दैट ओमेगा बढ़े, तभी तो गाड़ी तेज चलेगी, है ना। और जब अपन ने ब्रेक लगाए तो क्या होगा, उससे जो एंगुलर डी एक्सेलरेशन पैदा होगा वो अंदर की तरफ पैदा होगा ताकि ओमेगा घटे। दैट मींस कहानी यही है एक्चुअली, और होनी भी चाहिए। ये भी 1D था, वो भी 1D है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये भी 1D की कहानी थी, वो भी 1D की कहानी है। यहां भी एक ही वेरिएबल था ds, सारा खेल उसी से चला। यहां भी एक ही वेरिएबल है d थीटा, सारा खेल उससे चला है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। हेंस सर्कुलर मोशन और जो हमारा लीनियर वन डायमेंशनल मोशन है वो काफी हद तक एक जैसे हैं, दोनों में काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं, दोनों काफी हद तक एक दूसरे जैसे हैं। ठीक है, कहानी समझ में आती है? ऐसा है। तो मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से 3 नई बातें कही, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, है ना। डी थीटा, ओमेगा और अल्फा। ठीक, हम अच्छे से जानते हैं कि ओमेगा जो है वो है डी थीटा बाई डी टी, है ना, और अल्फा जो है वो है डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, और उसी अल्फा को हम डी टू थीटा बाई डी टी टू भी लिख सकते हैं। इसका एक बार और डेरिवेटिव, डी थीटा बाई डी टी का एक बार और डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा, डी टू थीटा बाई डी टी टू। बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही है? करेक्ट है। तो क्या डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है और डी टू थीटा बाई डी टी टू अल्फा है? क्या ये दो मजेदार इनपुट क्या मैं यहां से ले लूं, ठीक है, और जहां मैंने छोड़ा था वहां ले चलूं? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो डी थीटा बाई डी टी अब क्या है हम समझ गए, इट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और डी टू थीटा बाई डी टी टू क्या है, इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और इन दोनों चीजों को मैं वापस ले चलूं यहां, ठीक है। तो ये जो डी थीटा बाई डी टी है क्या ये है ओमेगा? ये है
ओमेगा, सही है। और अब ये जो लिखा हुआ है v बराबर ये फलाना ठिकाना, यहां तक जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू, सॉरी यहां नहीं आएगा वेक्टर, गलत बना दिया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा ई टी कैप, सही है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा ई टी कैप, सही है। अच्छा यहीं से वो फेमस इक्वेशन बन जाएगी जो तुम अच्छे से जानते हो, v बराबर आर ओमेगा। अब तुम मुझे बताओ ये क्या है, v बराबर आर ओमेगा क्या है, v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा केवल मैग्नीट्यूड का संबंध है, मतलब स्पीड बता रहा है। v बराबर आर ओमेगा क्या है, इसी वेक्टर रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड वाला संबंध है। v बराबर आर ओमेगा क्या है, मैग्नीट्यूड का संबंध है, समझ गए। हेंस कर्वीलिनियर मोशन में v बराबर आर ओमेगा कभी फेल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स अगर कोई पार्टिकल कर्वीलिनियर मोशन में चल रहा है तो v बराबर आर ओमेगा हमेशा ही बनेगी इक्वेशन, सही है। v बराबर आर ओमेगा एक फंडामेंटल इक्वेशन हो गई कर्वीलिनियर मोशन के। सिमिलरली यहां आ जाए r इंटू डी टू थीटा बाई डी टी टू, ये क्या चीज है, डी टू थीटा बाई डी टी टू क्या है, अल्फा, और ये डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा था ही। हेंस क्या मैं कह सकता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो है आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है आर अल्फा, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो है आर ओमेगा स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है आर अल्फा, और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड है आर ओमेगा स्क्वायर। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, सही बात है। इन सब बातों को हम अब यहां एक साथ लिख रहे हैं। तो किसी भी कर्वीलिनियर मोशन के लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मजे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम कह सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at का मैग्नीट्यूड इज लाइक आर अल्फा, और जो रेडियल एक्सेलरेशन है या जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, विच कैन बी फर्दर रिटन एज, चूंकि ओमेगा को लिख सकता हूं मैं v बाय आर, तो विच कैन बी फर्दर रिटन एज v स्क्वायर बाय आर, और इसी को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज लाइक आर ओमेगा स्क्वायर, और इट इज फर्दर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, समझ में आती बात। इन सबको आपस में हम कोरिलेट करा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब हमने वन डायमेंशनल मोशन से हमारे सर्कुलर मोशन को कोरिलेट करा ही लिया है, तो हम अच्छे से याद है कि अगर हमको कोई वन डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन मिले तो हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हम खुद इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। यही है हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही सर्कुलर मोशन में है। तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन जैसे ही आपको मिलेगा, आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, सही है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी है, सही है, करेक्ट है। जैसे मान लेते हैं, मैं इसको एक फिजिकल सिचुएशन से दिखाऊं, तो मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहां था और ये t इज इक्वल टू 0 मोमेंट था, और t इज इक्वल टू 0 मोमेंट पर वो घूम रहा था विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और t इज इक्वल टू t पर आ गया यहां पर, और t इज इक्वल टू t पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा t, है ना, और उस पर एक एंगुलर एक्सेलरेशन लग रहा था अल्फा। ये अल्फा वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक। तो इक्वेशन तो यही है अपने पास, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे वहां थी a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वैसी इक्वेशन यहां भी है। क्या मैं dt को इधर ट्रांसफर करके इंटीग्रेट करूंगा, हेंस मैं dt को उधर ट्रांसफर करूंगा, अल्फा dt इज इक्वल टू डी ओमेगा, और इंटीग्रेट करूंगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा कांस्टेंट है या नहीं है, क्या इंटीग्रेशन उसी पर निर्भर करने वाला है, सही है। हेंस अगर अल्फा कांस्टेंट हुआ, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, तो क्या इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
और टाइम में हमने लिमिट लगा दी 0 से t, और ओमेगा में ओमेगा नॉट से ओमेगा t। तो आपको पहली इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी जो बिल्कुल v इक्वल टू यू प्लस एटी जैसी है। क्या मिली बताओ? ओमेगा टी माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी, या ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही है। आपको समझना है v क्या है, u क्या है, a क्या है। v u a लीनियर मोशन में थे और अब एंगुलर मोशन की बात हो रही है, तो v बन गया ओमेगा टी, u बन गया ओमेगा नॉट और a बन गया अल्फा, है ना। v बराबर यू प्लस ए टी की इक्वेशन है ये, ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। कब लगेगी? जब अल्फा कांस्टेंट होगा, जब अल्फा कांस्टेंट होगा तब लगेगी। ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी तब लगेगी जब अल्फा कांस्टेंट होगा। सही है भाई? बिल्कुल सही है। ठीक, नाउ ये जो ओमेगा टी है, क्या मैं इसको डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूं? ओमेगा तो होता ही डी थीटा बाई डी टी है, और फिर डी टी को उधर ट्रांसफर कर सकता हूं और फिर दोबारा इंटीग्रेट कर सकता हूं एक बार। सही है, हेंस ओमेगा टी को मैंने लिखा डी थीटा बाई डी टी को उधर ले गया, तो मुझे जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी, और फिर मैं करूंगा दोनों तरफ इंटीग्रेट। बताओ मुझे क्या मिलेगा? इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सेकंड इक्वेशन मिलेगी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो वहां s था वो यहां थीटा है, जो वहां u था वो यहां ओमेगा नॉट है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन मिल गई आपको, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरी इक्वेशन कैसे निकालें? वहां क्या किया था? चेंज ऑफ वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया था। यहां भी कर सकते हैं क्या? यहां भी कर सकते हैं क्या चेंज ऑफ वेरिएबल? अल्फा जो डी ओमेगा बाई डी टी है, क्या उसको चेंज ऑफ वेरिएबल अल्फा जो डी ओमेगा बाई डी टी है, क्या इसको डी थीटा से ऊपर नीचे कर दें मल्टीप्लाई ऐसे, और ये वाला डी थीटा बाई डी टी को लिख लें ओमेगा, तो क्या बन जाएगा? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। हेंस अल्फा को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। अल्फा को लिखने का एक तरीका और भी है, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। सही है, और अब इधर उधर ट्रांसफर करके इंटीग्रेट कर दें, तो अल्फा डी थीटा का इंटीग्रल इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रल। ठीक है, जैसे इसी एग्जांपल में मान लेते हैं पार्टिकल यहां से यहां गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने किया थीटा, तो ओमेगा कहां से कहां वेरी हुआ? ओमेगा नॉट से ओमेगा टी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 से थीटा। तो वहां क्या मिल जाएगा मुझे? ओमेगा टी का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय 2, उस 2 को इधर ले आएंगे, और फिर हमें तीसरी इक्वेशन हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो क्या बन जाएगी वो? ओमेगा टी का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा टी का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा टी का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। समझ गए क्या हम? ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे टुवर्ड्स क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले हम जो भी कर रहे थे वो समझ रहे थे कि कहानी क्या है। हेंस जैसे ही मुझे सर्कुलर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन दिखा, मैं सबसे पहले चेक करूंगा अल्फा। सही है, अल्फा अगर अल्फा कांस्टेंट हुआ तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 इक्वेशंस हैं जिनकी मैं मदद ले सकता हूं। मैं चाहूं तो चौथी इक्वेशन भी बना सकता हूं, है ना भाई, चौथी इक्वेशन भी बना सकता हूं। तो सर्कुलर मोशन की अगर बात करें तो उसको 2 टुकड़ों में देखेंगे। टुकड़ा नंबर 1 अल्फा कांस्टेंट है, और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आपके पास 4 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है ओमेगा टी इज इक्वल टू
ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरी इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन है ओमेगा टी का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। और चौथी इक्वेशन भी बना सकते हैं अपन nth वाली, जैसे उधर था ना डिस्प्लेसमेंट इन दी nth सेकेंड, ऐसे ही यहां भी हम कह सकते हैं थीटा nth एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दी nth सेकेंड। वहां क्या फॉर्मूला था u प्लस ए बाई टू, यहां क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस ए बाई टू मतलब अल्फा बाई टू इंटू 2n माइनस 1। सही है? अलग से रटने की कोई जरूरत नहीं है, पहले के हमें पहले याद हैं, उनसे हमारा काम चल जाएगा। सही है? तो भाई अगर अल्फा कांस्टेंट हुआ तो अपने करने की चार चीजें हैं, इनमें से कोई ना कोई इक्वेशन लगा के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और अगर अल्फा वेरिएबल हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, अल्फा अगर वेरिएबल हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो अगर अल्फा वेरिएबल हुआ तो केवल 3 ही तरीके हो सकते हैं जिससे अल्फा वेरी करे। तरीका नंबर 1, अल्फा टाइम का फंक्शन हो जाए। वेरिएबल होने का क्या मतलब है, किसी पर डिपेंडेंट होगा, है ना। तरीका नंबर 2, अल्फा थीटा पर डिपेंड कर जाए। और तरीका नंबर 3, अल्फा ओमेगा पर डिपेंड कर जाए। बस चौथा कुछ हो ही नहीं सकता है। वहां भी यही बात सिखाई थी, वहां भी 3 ही मेथड, 3 ही वेज हो सकते थे, 3 ही तरीके हो सकते थे, 3 ही तरह के क्वेश्चन हो सकते थे। यहां भी केवल 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर अल्फा टाइम का फंक्शन हुआ तो आप क्या करोगे। अगर अल्फा का टाइम का फंक्शन हुआ, मैं कह रहा हूं अल्फा है 2t, अब मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी ये थी, इतने समय पर क्या वेलोसिटी होगी। आप इसको डी ओमेगा बाई डी टी लिखोगे, डी टी उधर ट्रांसफर कर इंटीग्रेट कर खेल खत्म करोगे। तो अगर अल्फा टाइम का फंक्शन है तो आप अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिखोगे और टाइम को इधर खिसकाकर इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे। सिंपल, सोचने का कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, कुछ भी सोचने का नहीं, प्री डिसाइडेड है सब कुछ। अगर अल्फा टाइम का फंक्शन हुआ तो एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। अच्छा जी, अगर अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हुआ तो आप क्या करोगे, तो आप ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखोगे। अल्फा को आप लिखोगे ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा और डी थीटा को उधर ट्रांसफर करके इंटीग्रेट करोगे। उससे आपको मिलेगा क्या, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। इससे क्या मिलेगा, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहां से क्या मिलेगा, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। समझ रहे हो। और यहां आ जाओ अगर, तो 2 काम कर सकते हैं, है ना, 2 चॉइस है हमारे पास। हम 2 काम कर सकते हैं। हम ओमेगा को, अल्फा को हम अल्फा को लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो मुझे मिलेगा ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और मैं अल्फा को लिख सकता हूं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटी। अगर मैंने ऐसा किया, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या होगा, तो मुझे मिलेगा ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। अब क्वेश्चन ने मुझसे क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंगली मैं चलूंगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है बस उतना ही चलूंगा मैं। ठीक है, तो ये हमने एक पूरा ओवरव्यू ले लिया है। अब एक भी क्वेश्चन सर्कुलर काइनेमेटिक्स का ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके डोमेन से बाहर निकल जाए, असंभव है ये बात, है ना। हमने सब कुछ को देख लिया है, सब कुछ को समझ लिया है और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इसमें नया कुछ है ही नहीं। ये तो रेप्लिका है, ये तो जो पहले पढ़ा हुआ था उसी का रेप्लिका है, इसमें कुछ भी नया नहीं है क्या कुछ भी नया, कुछ भी नया इसमें नहीं है। ठीक, तो वैसा ही ट्रीटमेंट है, हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, बस यूनिट बदल गए। भाई पहले मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, अब रेडियन पर सेकंड हो गई है। पहले डिस्प्लेसमेंट मीटर था, अब रेडियन हो जाएगा। पहले एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अब रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इतना ही तो फर्क हो रहा है। पहले चित्र स्ट्रेट लाइन का बन रहा था, अब चित्र सर्कल का बन जाएगा, बस, है ना। पर जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, जो करने का तरीका है, उसमें कोई भी परिवर्तन, कैसा भी कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इट इज़ वेरी ईजी। तो दिल से अगर हम बस वो डर और इनहिबिशंस निकाल दें तो बहुत आसान लगेगा। एक लास्ट ओवरव्यू और मैं देना चाहता हूं, फिर से मैं बता दूं कि सर्कुलर मोशन 2 ही कैटेगरी के हैं। कौन कौन सी हैं वो 2 कैटेगरी की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तीसरा तो कुछ है ही नहीं,
तो सर्कुलर मोशन दो ही कैटेगरी के हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर केस हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हुआ, तो क्या पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन लगेगा, टोटल एक्सेलरेशन, क्या वो हमेशा ही टुवर्ड्स दी सेंटर होगा? सोच के देखो, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, तो क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा ही सेंट्रिपिटल होगा? और पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, वो तो हमेशा ही होगी। हेंस के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा 90 के एंगल पर होंगे। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बोलो, समझ में आ रही बात? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे, ऑलवेज। ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, without doubt. Total acceleration is centripetal acceleration. Total acceleration is centripetal acceleration, जिसको हम चाहे तो r ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे v स्क्वायर बाय r लिख सकते हैं। टोटल एक्सेलरेशन इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम r ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर बाय r लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, इट्स वेरी इजी, है ना। पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और हम जानते हैं v बराबर r ओमेगा, तो अगर स्पीड कांस्टेंट हुआ तो ओमेगा भी कांस्टेंट, कांस्टेंट हुआ तो अल्फा जीरो हो जाएगा, अल्फा जीरो हुआ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जो कि होना ही चाहिए, जो कि होना ही चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। सही बात है, करेक्ट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट थी, ये हमने शुरू किया था। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब हो गया ओमेगा कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि v बराबर r ओमेगा होता है भाई। ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब हो गया अल्फा जीरो। अल्फा जीरो होने का मतलब हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा होता है। सही है, सब चीजें जुड़ी हुई एक लड़ी में, कहीं से भी उठा लो, है ना, कहीं से भी उठा लो, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऐसा। अच्छा जी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाए तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लेते हैं ये सेंटर है, पार्टिकल यहां कहीं है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं भाई? वेलोसिटी वेक्टर तो ऑब्वियसली हमेशा ही टेंजेंशियल होगा, तो ये तो मैंने ऐसे दिखा दिया। एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा ही होगा, रेडियल, उसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो होगा ही टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको अपन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन कुछ भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, जिसको अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, वो वेलोसिटी की दिशा में या वेलोसिटी के अपोजिट दिशा में होगा। अगर वेलोसिटी की दिशा में हुआ तो स्पीड बढ़ाएगा, ओमेगा बढ़ेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन का केस होगा। और अगर वेलोसिटी के अपोजिट दिशा में हुआ तो स्पीड घटाएगा, ओमेगा घटेगा, और एंगुलर डी एक्सेलरेशन का केस होगा। ठीक, मैं एज एन एग्जाम्पल मान लेता हूं अभी, एज एन एग्जाम्पल कि मान लेते हैं वेलोसिटी की ही दिशा में है, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये है नॉर्मल एक्सेलरेशन। लेट अस इमेजिन, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में आपका क्या विचार है, या नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? तो नेट एक्सेलरेशन क्या इन दोनों भाइयों का रिजल्टेंट होगा, सिंपल। तो नेट एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ये है नेट एक्सेलरेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे नेट एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल पूछ सकता है, जैसे यहां एंगल 90 था, जैसे एंगल यहाँ 90 था, ऐसे ही वहां भी आपसे एंगल पूछ सकता है किसी मोमेंट पर, किसी क्षण पर, कि भाई एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच जो एंगल होगा, मान लेते हैं अल्फा, एंगल बता दो, कैसे निकालोगे? बोलो फटाफट। और आसान बोलो, tan अल्फा इज an by 80। tan अल्फा इज व्हाट? tan alpha is normal acceleration an by 80। सही है, an is r omega square, 80 is r alpha, तो इट इज बेसिकली ओमेगा स्क्वायर बाय अल्फा। तो उस मोमेंट पर ओमेगा क्या है और उस मोमेंट पर अल्फा क्या है, वो निकालने पड़ेंगे अपने को। तो फिर tan अल्फा की वैल्यू अपन ओमेगा स्क्वायर बाय अल्फा से निकाल देंगे। सही है, बात समझ पा रहे हो? वो कभी कभी आपसे टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल पूछ सकता है, जो कि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम an by 80 का करेंगे इस्तेमाल, और an by 80 की मदद से हम वो एंगल मजे से निकाल देंगे।
सही है भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछता, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन, तो दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर, दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर। सही है, AT इज आर अल्फा, AN इज आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। हेंस टोटल एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R अल्फा का स्क्वायर प्लस R ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, घबराना नहीं जरा भी, बहुत आसान है, फंडे सही रखो बस। ठीक है भाई साहब, कहानी समझ में आई है? कुछ कुछ तो समझ में आई होगा जरूर से, है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब कुछ ना समझ में आया हो, कुछ तो आया ही होगा। अब ये जो आपको आ गया है, इसको धीरे 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 वाया क्वेश्चंस हमें पचाना है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। सर्कुलर मोशन की अंडरस्टैंडिंग इतनी वोलेटाइल है कि अगर आपने साथ के साथ में क्वेश्चंस नहीं करे तो अभी तो आ गया है समझ में, मैं अगर परसों ही पूछूं आपसे तो सारा उड़ चुका होगा, कुछ भी नहीं बचेगा दिमाग के अंदर। ये इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, तो उसको पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खूब सारे क्वेश्चंस को देखें और समझें। तो इसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो हम करेंगे और उसको देखेंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने जो इनपुट आपको दे दिया है, जो मैंने आपको समझा दिया है, वो अब इतना समझा दिया है मैंने कि आप चाहें तो अभी राइट नाउ भी इरोडोव के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, सर्कुलर काइनेमेटिक्स के सारे, और आप देखेंगे कि वो कितने ज़्यादा आसान हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इतना मैंने आपको समझा दिया है, इतने अलग 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 पहलुओं से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात कर दी है कि अब और कुछ सोचने समझने को बचा नहीं है अब, है ना। अब केवल इसी को पचाना है। हमने शिकार कर लिया, मान लेते हैं हिरन का शिकार कर लिया, हम अजगर है, हमने हिरन का शिकार कर लिया, अब हमें क्या करना है, उस हिरन को पचाना है। अब उसको धीरे 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 हमें पचाना है ना भाई। तो उसको हम उस पर सोचेंगे, उस पर विचारेंगे, बार बार इसको देखेंगे, बार बार डिराइव करेंगे अपने से, तो फिर वो पचेगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच।